बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चों ने पाठ 14 तक सारा रिटन वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप साथ साथ रिटन वर्क कंप्लीट रखें। तो आज हम पढ़ते हैं नीलकंठ। अब नीलकंठ पाठ जो है वह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र से अभिप्राय है कि कोई भी, जैसे कई बार हम ड्राइंग बना देते हैं, बैठे बैठे ड्राइंग बना देते हैं और उसमें रंग भर देते हैं। इसी तरह से हम कोई भी बीती हुई घटना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वह जो बीती हुई बात है वह एक रेखा चित्र की तरह से हमारे सामने उभर के आती है। यानी कि हमें उसको सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसको देख रहे हैं। तो इस पाठ में देखते हैं हम नीलकंठ से क्या अभिप्राय है। तो उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर मैं लौट रही थी। ये वह महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उनके घर में कोई मेहमान आया हुआ है। वह उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाती हैं और चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आता है उसे कि वह उस रास्ते से निकल रही है। तो उसको ध्यान आता है कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान के बारे में। तो ड्राइवर को उधर जाने की ओर आदेश देती है। बड़े मियाँ यहाँ ड्राइवर हैं। चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। यानी कि ड्राइवर जो है वो महादेवी वर्मा जी को ये सारी बातें बताते हुए वहाँ से निकलते हैं। जाते हुए ये सभी बातें महादेवी वर्मा जी को बताते हैं और वो कहते हैं कि उनको मारने के लिए ये मोर और मोरनी न देने की बजाय मैंने गुरुजी आपका नाम ले दिया कि उन्होंने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार की ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। बड़े मियाँ ने, यानी कि वो जो ड्राइवर था, उसने इशारा किया और उसने इशारे की ओर देखते हुए देखा कि एक छोटे से पिंजरे में तीतरों के 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था। संकीर्ण का अर्थ है कि वो इतना तंग था, यानी कि बहुत छोटा था कि वो उसमें अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहे थे। वे पक्षी शावक का अर्थ है बच्चे, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहे थे। वो जैसे भी स्थिति में थे वैसे ही थे, क्योंकि वह पिंजरा बहुत छोटा था, तंग था, इसलिए वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी फ्रेम में उनको जड़ दिया गया है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेरी मेल चली जा रही थी।
ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, 12 मीन्स 12 का अर्थ होता है कई बार, यानी कि मैंने कई बार कहा भाई ज़रा सोच तो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। मुंजी का अर्थ होता है कंजूस। पर वह कंजूस क्यों सुनने लगा, उसने कुछ नहीं सुनी, उसका ख्याल उसके अश्ता पछता कर देना ही पड़ा। फिर उसने ये सोच समझकर उसको यह देना ही पड़ा जो उसने उनकी कीमत मांगी थी। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी कि उचित समझे, मुनासिब का अर्थ है जो उचित समझे, कि अब आप जो मुनासिब उचित समझे वो दें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। 30 चिड़ीमार, चिड़ीमार यानी कि वो इस तरह का व्यापार करने वाला था जो उनको पक्षियों को मारकर और या बेचता था जो उनको मारते थे। तो जब उसने 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर 30 चिड़ी मार के नाम के दे दिए और 5 उसके ईमान के देकर वह पिंजरा उसने अपनी कार में रखवा लिया। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। और वहाँ रखने से वह पक्षी के बच्चे थे जो इस तरह से पटाने लगे कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। ऐसे प्रतीत हो रहे थे वो, जैसे वो जो बच्चे हैं वो पिंजरे को लेकर ही उड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। सब उसको कहने लगे कि ये तीतर है, मोर नहीं है, आपको यह कहकर आपको ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। यानी कि महादेवी वर्मा जी जो पहले भी कई बार ठगी जा चुकी थी इस तरह की बातों में, तो वह उसको यह बात कहने से एक चिढ़ सी लग जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं तो पक्षी ही। तो उसको मतलब वह दुखी मन से वो कहने लगी कि मोर को क्या, लाल गहरे रंग पंख वाला पक्षी जो होता है उसको बोलते हैं सुर्रखाव। तो उसने कहा कि मोर क्या कोई अलग थोड़ी ना है, ये भी तो पक्षी हैं। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। तो वो जहाँ महादेवी वर्मा जी पढ़ने का और लिखने का काम करती थी उस कमरे में उन्होंने पिंजरे को रखा और दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू यानी कि जौ के आटे से बनी हुई छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा उनके लिए। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, यानी कि उनको बहुत स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने के लिए जगह मिल गई। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। गुप्तवास यानी कि छिपकर रहते, इधर उधर छिप जाते कहीं, और रात में एक रद्दी की टोकरी थी वहाँ पर आकर वे दिखाई देते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। फिर वो कभी कभी दिखाई देते कुर्सी पर और कभी सिर पर भी वो आ जाते। आविर्भूत का अर्थ होता है प्रकट होने लगे। इस तरह से दिखाई देते, कभी वो कुर्सी के नीचे, कभी ऊपर, कभी लेखिका के सिर पर भी वो
प्रकट होने लगे, दिखाई देने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, चित्रा एक बिल्ली का नाम था जो उनकी पालतू थी, इन नव आगंतुकों को पता लगा सकती थी और तब उसकी शोध का क्या परिणाम होता था यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए ऐसे ही कही जाएगी। जो बिल्ली थी चित्रा नाम की, वह कोई भी नया मेहमान आता था या कोई भी घर में नया आता था तो तब उसको शोध का अर्थ है कि वो उसकी रिसर्च करती थी और उसका क्या परिणाम होता था यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, बिल्ली जो है वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित, हमेशा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयत्न। पक्षियों की अनधिकार, उनके अधिकार न होने का प्रयत्न का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बनाकर बैठ जाते थे। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी का अर्थ होता है बिल्ली के लिए ऐसे ही कि कोई उसकी वहाँ आकर बैठ जाए तो वह चित्रा के द्वारा सहन नहीं की जाती थी वह बात कि यहाँ पर आकर लेखिका के पास कोई और बैठे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास है। जब इस तरह से कमरे का रूप जो है परिवर्तन होने लगा, उसमें बदलाव आने लगा, तो चिड़ियाखाने के रूप में चिड़ियाखाने का जो जगह बनाई गई थी जिस कमरे में, उसका रूप परिवर्तन होने लगा, यानी कि उन सभी को वहाँ पर उनकी सभी की आपस में एक दूसरे को सहन करने योग्य उनकी बातें नहीं थी। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने दोनों चिड़ियों को पकड़कर, जो दो चिड़ियाँ थी वो छोटे बच्चे थे, उनको पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा लेखिका ने ऐसा पशु पक्षियों के लिए एक ऐसा स्थान बनाया गया था, पिंजरे की तरह से बहुत बड़ा था, पिंजरे जैसा, और वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया। जीव जंतु को रहने के लिए एक सामान्य निवास स्थान था। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कौतूहल जगाया, यानी कि शोर मचाया, जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। जैसे एक नई दुल्हन घर में आती है तब परिवार में जिस तरह से कौतूहल यानी कि खुशी का और शोर का माहौल होता है, वो है इस तरह से वहाँ भी हो गया। लक्का कबूतर, एक कबूतर था, उसका नाम था लक्का, नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागनी अल्पाने लगे, यानी कि बोलने लगे इस तरह से। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान कर्म से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनके गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। जब उन दोनों चिड़ियाओं को वहाँ दूसरे चिड़ियाघर में शिफ्ट किया, वहाँ तब एकदम मानो वहाँ पर भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे
बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कर्मशय और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे वो बड़े हो रहे थे तो उस तरह से उनके जो कायाकल्प है, जो उनका बदलाव उनमें आने लगा, उनके रूप में परिवर्तन आने लगा। और जिस तरह से इल्ली से, एक छोटे अंडे से तितली का बनना होता है, इसी तरह से उनसे वह भी इसी तरह से और भी रंग में प्रतीत होने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली थी हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। मोर के ऊपर एक कलगी बनी होती है वो और गहरी हो गई, ऊंची और चमकीली हो गई और भी चमक बढ़ गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम का अर्थ होता है तिरछी और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ दूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए। रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। यानी कि उनके जो पैर थे रंग रहित, यानी कि उनको उनमें कोई अलग से रंग नहीं था जैसे मोर के पूरे शरीर में होता है इस तरह से। और गर्वीली यानी कि पूरी गर्व से भरी हुई जो उनकी चाल थी वो और भी अच्छी दिखाई देने लगी। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। यानी कि मोर जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे थे उस तरह से, जैसे एक छोटा सा शिशु बड़ा होता है उसको कैसे चलता है, कैसे उठता है, गिरता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पक्षियों में भी ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये देखने से वो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसका अनुभव देखकर ही हम अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, मतलब देखेंगे तो हमें और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रणाम देने लगे। मतलब मोरनी जो है वो उसके थोड़ा वो छोटी होती है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं देती जितना कि मोर की बड़ी पंख होती हैं और वो देखने में अधिक सुंदर दिखाई देता है। तो उस तरह से मोरनी और मोर में अंतर होता है। श्याम श्वेत यानी कि काला और सफ़ेद, पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी कि उसके साथ रहने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिरवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीली गर्दन होने के कारण, गिरवा का अर्थ होता है गर्दन, तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा। उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का रंग नामकरण हुआ राधा। तो नीलकंठ मोर का नाम था और राधा मोरनी का नाम था। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। मुझे खुद से कुछ नहीं पता कि कब नीलकंठ ने, जो मोर था, उसने कब अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी के जो भी निवासी थे जीव जंतु सभी उनका अपने आप को उनका सेनापति घोषित कर दिया। सवेरे ही वह जब सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने
कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। मतलब वह सबको देखता रहता कि कोई कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है, कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई गड़बड़ करता वहाँ पर तो वह अपनी तीखी पैनी चोंच से उनको प्रहार करता, यानी कि उनको चोंच मार मार कर उसको दंड देता था। तो आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम अगली कक्षा में करते हैं।